हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारे साथ हैं अभिषेक। एसएससी सीजीएल 2018 में काफी अच्छा स्कोर किया इन्होंने। इनके 700 में से 651.6 मार्क्स हैं। तो आज इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही, किस तरह से इन्होंने तैयारी करी और क्या क्या मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ा अपनी तैयारी के दौरान। तो पूरी जर्नी इनकी समझेंगे। सो अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल। आपसे मिलके यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है मुझे, और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी सही गाइडेंस से हो सकता है कि वो थोड़ा और बेटर कर सके, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके। सो अभिषेक, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप कहाँ से हो और कब आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में पता चला। हेलो शुभ भैया। सबसे पहले तो मैं आपको सब थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे आरबी चैनल पे इनवाइट किया और जो मेरी स्ट्रैटेजी या जर्नी है उसे शेयर करने का मौका दिया। और उसके अलावा जो आरबी चैनल है उससे शायद हम सभी एसएससी एस्पिरेंट्स इतना कनेक्टेड हैं कि कोई भी एसएससी की इंफॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले हमें इसी चैनल पर मिल जाती है। और उसके अलावा मुझे तो पर्सनली कभी भी वेबसाइट पे चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, हमेशा सबसे पहले ही चेक हो जाती थी। एंड सेकेंडली जो आपने अभी यूएफएम का इशू हुआ या फिर वेटिंग लिस्ट का, तो उस इन सब चीजों में जो आपने किया तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। सो सबसे पहले थैंक यू। एंड मैं सभी को हाय बोलूंगा जो भी व्यूअर्स हैं। सब मैं उन्नाव से हूँ और मैंने ये उन्नाव कानपुर के पास में एक स्मॉल टाउन है। हमारी जो एजुकेशन है वो यहीं से रही और उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है वो कानपुर से किया है, पीपीएन डिग्री कॉलेज से। तो उसके जब सेकेंड ईयर में थे तो उस टाइम पर मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला था। ओके। सो आपने कौन सा कोर्स परस्यू करा वहां पे ग्रेजुएशन में। सर ग्रेजुएशन मेरा बीए था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। सो डेट्स अ वेरी गुड थिंग। काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ बीटेक वाले ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं या वो ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में, लेकिन अभी हमारे कुछ टाइम पहले अविनाश से बात हुई थी तो वो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन उन्होंने करी थी। और यहाँ पे आज अभिषेक है, ये भी उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है और इनका भी जो बैकग्राउंड है वो बैचलर इन आर्ट्स रहा है और इन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमें यहाँ पे। अगर हम सही से तैयारी करें तो हम अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। सो अभिषेक, सबसे पहले आपने क्या स्टेप्स करे एसएससी की तैयारी के दौरान। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्रेजुएशन हमारा ओवर हुआ, मेरा और मतलब अविनाश का, तो हमारी एक स्ट्रैटेजी थी कि पहले हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते थे। तो सर उसके बाद 7-8 मंथ्स हमने उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। लेकिन फिर ऐसा हमें लगा कि सब, क्योंकि यूपीएससी इज अ बिग गन, उसमें लगता है कि हर दूसरे दिन ये फील आता है कि नहीं हो पाएगा। तो एक एज अ बैकअप मैंने एसएससी को देखा। तो सर फिर 8-9 मंथ्स बाद सर मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने अप्रैल 2018 से स्टार्ट करी थी। तो उसके पहले जो सर स्टार्टिंग स्टेप्स थे, तो जैसा कि कंफ्यूजन था और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो सर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, जैसे जो एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, तो सर वो, और उसके अलावा जो जो बेसिक सी बुक जैसे लूसेंट हो गई, तो मतलब जिसके बारे में अभी आगे बताएंगे। तो यही सारा कुछ एक बेसिक स्टेप्स थे, इन्हीं को फॉलो किया। बट इट वाज नॉट कि बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट नहीं था। और सर एक और बात बताना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन थी सर वो आ गई थी और हम लोगों का एग्जाम जो होना था वो जून 2018 में ही होना था। तो इस वजह से उस वक्त प्रिपरेशन करने का ऐसा था नहीं कि सर, मतलब ये था कि बस एक अटेम्प्ट देना है। वो तो सर बाद में वेंडर ना फाइनल होने की वजह से और जो डेट लाइन बढ़ती गई, तो हम लोगों की प्रिपरेशन जो थी वो इनहेंस होती गई। बट उस वक्त यही लग रहा था कि बस इस बार पेपर अटेम्प्ट करके देखना है, कि एक फील लेना है एसएससी का। ओके, फील में अच्छी खासी स्कोर आ गया और अच्छे खासे रैंक भी बन जाएगी। सो यस सर। तो ऐसी फील मिलती रहे तो बस फिर क्या ही चाहिए दुनिया में। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी तो मतलब पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर दिए होंगे, तो उसमें आपका स्कोर कितना रहा होगा। सर मुझे याद है सर, हम लोग ने जब सबसे पहले मॉक एक टेस्ट दिया था तो सर अराउंड 69 या 79 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे उसमें। और फाइनली आपका टीयर 1 में जो स्कोर बना है वो कितना रहा। सर वो रॉय स्कोर 179 था, जो नॉर्मलाइज होके 206 हो गया था। बहुत अच्छा। सो आपने कोचिंग ली थी एसएससी की तैयारी के लिए या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करी। सर वो सेल्फ प्रिपरेशन थी और मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ली थी, और सर मैथमेटिक्स के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग भी लिया था। ओके।
सो अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका स्टडी रूटीन क्या था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरी रूटीन को लेके आती है कि रूटीन कैसे बनाए, सुबह उठ के क्या पढ़ें, किस तरह से हमें आपको अपने आप को एनालाइज करना है, कितना पढ़ें। इसके बारे में आप बताओ कि आप कितने घंटे दिन में पढ़ते थे और किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे और रिवीजन किस तरीके से करते थे। सर सबसे पहले तो मेरा जो रूटीन रहता था कि सर वो लेट नाइट वाला स्केड्यूल था और मैं सुबह उठ के जल्दी नहीं पढ़ पाता था। तो उसके अलावा सर ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता था कि जैसे एक आइडियल होता है कि हम एक टाइम टेबल बनाएंगे कि सुबह इतने बजे उठे फिर 10 से 12 ये किया या 1 से 2 वो किया। सर ऐसे नहीं सर, जैसे सुबह उठने के बाद में सर मेरा एक रफ टारगेट उसी डे का होता था कि मुझे आज जो है जीके में इतना पढ़ना है और मैथमेटिक्स में इतना पढ़ना है, इंग्लिश में इतना पढ़ना है। तो सर अगर उसे आवर्स में डिवाइड करें तो अराउंड 2.5 आवर्स की मैथमेटिक्स पढ़ते थे और इंग्लिश सर 2 आवर्स तक, 1.5 to 2 आवर्स की इंग्लिश और जीके में 1.5 आवर्स की जीके और आधे घंटे की रीजनिंग। सर लगभग मुझे लगता है कि 7 to 8 आवर्स मेरे लिए भी मतलब इतना ही मैक्सिमम होता था और मुझे लगता भी है पर्सनली कि इतना सफिशिएंट होता है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कि अगर वो 7 to 8 आवर्स पढ़ता है। सर उसके अलावा ये जो ये सब्जेक्ट्स होते थे वो इस तरह से डिवाइड होते थे कि मतलब बहुत ज्यादा एक बोर्डम ना फील हो। जैसे कि अगर सुबह उठे और उसके बाद में मेरा इंग्लिश मैंने पढ़ा तो जैसे इंग्लिश पढ़ लिया तो अगर उसमें वोकैब एंड ग्रामर है तो मैंने अगर वोकैब पढ़ लिया तो उसके बाद फिर मैं शायद रीजनिंग कर लूं और फिर मैथमेटिक्स और फिर लास्ट में जाके लेट में ग्रामर कर लूं। तो सर इस तरीके से ताकि बोर्डम भी ना हो और चीजें बैलेंस्ड अप्रोच से करने की कोशिश रहती थी मेरी। सो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको डर लगता था तैयारी के दौरान, जो आपका वीक रहा होगा। सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, तो कैसे इंप्रूव करा उसे, स्टार्टिंग में कैसा जा रहा था और क्या उसमें इंटरेस्ट बना विद टाइम। सर मैथमेटिक्स में मैं ये कहूंगा कि मैं एज अ एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं था लेकिन वो अच्छा भी नहीं कहा जाएगा। तो सर सबसे पहले कि जैसे जो मैंने आपसे कहा था कि किरण, तो सबसे पहले सर एक बुक आई थी मेरे पास में, वो थी फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। सर कोई गाइडेंस नहीं था तो मतलब सबसे पहले जब एक बुक पता चली तो उसे लिया, क्योंकि सर किरण जो बुक होती है वो प्रीवियस ईयर तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा अप्रोच भी होना चाहिए आपके पास में। तो सबसे पहले से मैंने फिर वो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बुक लगाई और उसके साथ में फिर किरण प्रीवियस ईयर करने लगा। सर फिर धीरे धीरे जब उसके किरण प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किए, फिर उसके बाद लगा कि अब हाँ कुछ थोड़ा बहुत अविनाश से भी गाइडेंस मिलता रहा। फिर मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया और जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक थे सब वो मैंने विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभिनय सर से पहले पढ़ी और फिर सर उसके मैंने उसे सॉल्व किया किरण को। फिर सर इसी तरीके से ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से पढ़ी और फिर सर उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व किए। सर मुझे सर अप्रैल से जो हम लोग मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई थी सर, तो ये अक्टूबर एंड नवंबर तक सर मेरा जो किरण का ही जो सेट था वो चलते रहे और मैंने फिर नवंबर एंड तक की सर ये जो अभिनय सर और पवन राव सर को भी कर लिया था। तो इस तरीके से ये चला, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बना सर। उसके बाद हम लोगों को टाइम मिलता गया, जो जितने भी CGL 18 एस्पिरेंट्स थे, तो फिर सर प्रिपरेशन को और इनहेंस करते गए। सर फिर मैंने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स लिए सर, क्लास नोट से मैंने अरिथमेटिक पोर्शन किया सर। फिर और जब हम लोग को टाइम मिलता गया तभी सर मैंने इन दिसंबर वो कोचिंग ज्वाइन करी थी सर, वो गगन प्रताप सर का एक ऑनलाइन बैच आया था वो लिया सर। बट वो बैच बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव था सर, तो इस वजह से जो उसका एडवांस मैथ्स का पोर्शन था सर वो मैंने उस टाइम स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरी प्रीलिम्स के लिए शायद उतनी जरूरत नहीं है जितना गगन सर ने पढ़ाया है। तो सर मैंने फिर जो अपने बेसिक सोर्सेस थे इन्हीं को किया, क्लास नोट्स का रिवीजन करता रहा। और सर प्रीवियस ईयर में जैसे जो किरण बुक थी तो उसमें जैसे फर्स्ट टाइम तो सारे क्वेश्चन करे, सेकंड टाइम भी सारे क्वेश्चन करे, बट सेकंड टाइम करते टाइम कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क कर लिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न के हैं सर। जब मैंने थर्ड रिवीजन किया तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को किया जो स्टार मार्क करे हुए थे सर। इसी तरीके से क्लास नोट्स में भी जो सेकंड टाइम और थर्ड टाइम सर जो अच्छे क्वेश्चंस होते थे वो करे। एंड सर फिर जो है टाइम और जब बढ़ता गया सर, CGL 18 के साथ ये
ड्रॉबैक भी था, या इसे पॉजिटिव कहेंगे कि हम लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा एग्जाम एग्जैक्टली होगा कब। तो इस वजह से जो टाइम है वो एक्सटेंड होता जा रहा था। तो मेरी प्रिपरेशन का लेवल जो था सर, वो फिर जो एक बेसिक से फिर एडवांस, फिर और एडवांस, तो सर जो लास्ट टाइम मैंने किया था, फिर मैंने क्वांटम कैट बुक खरीदी थी, और इन सब से होने के बाद में मैंने क्वांटम कैट के लेवल 1 क्वेश्चंस लगा लिए थे, जो कि टियर 1 से पहले। तो मैथ्स में सर इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, और धीरे धीरे ये था कि जो आपकी वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ बन रही थी। तो विद टाइम ऐसा हुआ, लेकिन एक डर है सर, वो डर जो है वो टियर 2 तक ही रहा था। टियर 1 में मैथ्स में आपका स्कोर कितना था? सर 50 आउट ऑफ 50। बहुत अच्छे, जिस चीज में डर है उसी में टॉप। वेरी गुड। अच्छा, अगर हम बात जी करें सर। तो क्वांट सेक्शन में तो आपने कर दिया। अच्छा, कभी ये आया आपके मन में कि मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ वो सही नहीं पढ़ रहा, या फिर कहीं डायरेक्शन लेस हुए क्वांट सेक्शन पढ़ते टाइम? सर क्वांट सेक्शन पढ़ते टाइम सर, वही जब जो मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था, तो उस टाइम जब जो मैंने सर ने ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे वो स्टार्टिंग में, तो उस टाइम सर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कोर्स था, तो मैंने 3-4 दिन पढ़ा, बट मुझे फिर लगा कि शायद इस तरीके से, मतलब एक होता है ना कि नर्वसनेस भी आ रही थी कि सर, क्योंकि वो टफ क्वेश्चंस थे, और जैसा CGL 17 का एग्जाम था वो उससे भी बहुत ज्यादा लेवल ऊपर था उसका। तो सर एक तो CGL 17 से ही जो हम लोग डरे हुए थे, और उसके बाद वो, तो सर फिर मुझे थोड़ा सा और डर लगने लगा। तो उसके लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज किया, और मुझे लगा कि जो मेरी जो बेसिक बुक्स मैंने अब तक पढ़ी हैं उससे ही बेटर कर सकते हैं। तो सर वो थोड़े टाइम के लिए क्वांट में डायरेक्शन लेस हुआ था, लेकिन फिर बाद में जब इतना सब हो गया तो उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सब बेसिकली जो मतलब कोशिश ये थी कि पहले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमें उनके बराबर स्टैंड लेना है, उसके बाद में अपनी जो और स्किल्स को इनहेंस करना है वो बाद में। सो कैलकुलेशन के लिए भी आपने कुछ अलग से करा, या फिर जो नॉर्मल तैयारी चल रही थी बस वैसे ही चलती रही और अपने आप ही कैलकुलेशन धीरे धीरे बेहतर हो गई? सर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो जैसे टेबल्स हैं, टेबल्स हमें एटलीस्ट 25 तक तो मतलब सबको मेमोराइज होनी चाहिए। उसके अलावा स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, सर ये चीजें जब याद होती तो ये कभी कभी रीजनिंग में भी हेल्प करती हैं, और मैथमेटिक्स में तो करती ही करती हैं। उसके अलावा सर एक मैंने पवन राव सर से एक डबल डिजिट की मतलब मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक सीखी थी, कि एक तरफ अगर कितनी भी मतलब वर्ड्स हो और दूसरी तरफ 2 डिजिट हो तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सर ये ट्रिक, इसे मतलब ट्रिक कहेंगे कि इसे मैंने इतना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था कि एग्जाम में, सर यूजुअली क्या होता है कि अगर हम कोई ट्रिक की अच्छी प्रैक्टिस ना करें तो एग्जाम हॉल में सर वो गन पॉइंट सिचुएशन होती है, फिर हमें सिर्फ नेचुरल ही याद आता है, वो उस वक्त जो ट्रिक्स होती है वो हम भूल जाते हैं। तो अगर आप कोई भी मतलब ट्रिक करते हैं तो उस बेहतर होगा कि उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी जाए। तो सर मैंने सिर्फ वही एक पवन राव सर की कैलकुलेशन वीडियो से देखकर मैंने वही एक ट्रिक सीखी थी, और मैंने कैलकुलेशन में वो प्लस स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स, सर इतना ही किया था, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। सो मैथ्स में हमने काफी चीजें जानी आपसे। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस का डर सब में ही बैठा हुआ है, और जैसे हम देख रहे हैं CHSL में 160 कट ऑफ चली गई अपना, और अब विद टाइम बढ़ती ही जा रही है कट ऑफ। देयर इज नो बैकवर्ड ट्रेंड, हमेशा एक लीनियर ग्राफ है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। अब 160 हुआ, कंपटीशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और चीजें तो जनरल अवेयरनेस वैकेंसीज भी कम हो रही हैं। कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? सर सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस में हमें 2 चीजें जाननी चाहिए, कि इट इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, और सेकेंडली इसमें कितना भी पढ़ लो वो कम है, और हम इसे अब इग्नोर भी नहीं कर सकते। जैसा आपने बताया कि 160 कट ऑफ जा रही है, तो अगर आप मतलब कोई एस्पिरेंट ये सोचे कि वो जीएस को इग्नोर कर दे तो वो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी 3 का तो जो सम है वो 150 है, तो आपको जीएस तो पढ़नी ही पड़ेगी, दो इट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो कितना है, तो सर सबसे पहले जैसा कि मैथ्स में वैसा ही जीएस में, कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबसे पहले एक लेवल पर आए जहां पे सारे बच्चे हैं। तो सर मैंने जो बेसिक बुक थी लूसेंट, सर लूसेंट से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी। लूसेंट की जो सर दो इज वेरी फैक्चुअल बुक होती है वो, लेकिन आप मतलब सबसे पहली बुक तो मेरी वही थी सर। उसमें लूसेंट में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी सेक्शन, सर ये तो लूसेंट के अलावा कहीं से करने की जरूरत ही नहीं है, और इनफैक्ट ज्योग्राफी भी। सर ये 3-4 टॉपिक्स जो है लूसेंट में एक्सटेंसिव वे में दिए हुए हैं,
और कहीं ना कहीं अगर आप इसे करते हैं तो लगभग लगभग सारे प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाता है। सर इसके अलावा जो एक इकोनॉमी का जो सेक्शन है, तो इकोनॉमी का सेक्शन सर अनअकैडमी उस वक्त एक चैनल था, उसमें प्रतियोगिता, मतलब अनअकैडमी तो अभी भी है, उसमें एक चैनल है प्रतियोगिता मंत्रा। तो उसमें सर अनअकैडमी उस पे इकोनॉमी की वीडियो में उनका एक क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा था, जिसमें 10-15 मिनट के लेक्चर्स होते थे। तो अराउंड मैंने 45 टू 50 लेक्चर्स वो देखे थे सर। इकोनॉमी वहां से कवर हो गई थी। एंड इकोनॉमी को हम नेग्लेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लगभग लगभग 17 में भी ये ट्रेंड था और 18 में भी कि लगभग 2 या 3 सवाल इकोनॉमी सेक्शन से आ रहे थे। और इसी तरीके से सर साइंस का, सर तो साइंस में मेरा क्योंकि टाइम हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो मैंने सर साइंस के लिए एक लूसेंट की जनरल साइंस बुक आती है, तो उससे मैंने फिजिक्स पोर्शन जो था वो उससे किया था सर। सिर्फ उसका फिजिक्स ही कर पाया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि हमें बहुत ज्यादा ओवरडू भी नहीं करना है, बिकॉज जीएस है तो 700 में 50 मार्क्स की, तो उसे बहुत ज्यादा ओवरडू भी नहीं करना था। फिजिक्स मैंने उससे करी थी। एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी ये लूसेंट से हो गई थी। और उसके अलावा जो इकोनॉमी थी वो मैंने वही प्रतियोगिता मंत्रा चैनल से किया था। ओके, तो जीके के आपने अलग से नोट्स भी बनाए थे या फिर बुक में ही मार्क कर दिया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? सर लूसेंट में जैसे मैं आपको शो भी करना चाहूंगा अगर ये वैसे हो पाए कि सर ज्यादातर मेरी जो चीजें थी वो हाईलाइटेड रहती थी लूसेंट में, और जैसे कोई भी अगर एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गया तो वो मैं लिख लिया करता था। और ज्यादातर चीजें सर मुझे लगता था कि हमें बुक के साथ में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी करना चाहिए, कि आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, शायद ज्यादा क्लियर ना हो, बट मैं हाईलाइट पोर्शन दिखा रहा हूं कि आप हाईलाइटर का भी यूज करो, पेन का भी यूज करो। सर होता ये कि लूसेंट बिग फैक्चुअल बुक है, इसमें सिर्फ इट इज अ बुक ऑफ फैक्ट्स, तो हमें इसको रटना ही पड़ेगा कुछ सब्जेक्ट्स को। तो उसे रटने के लिए मल्टीपल एंड स्पेस रिवीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपका जो रिवीजन है वो मल्टीपल भी होना चाहिए और वो प्रॉपर टाइम इंटरवल्स पे होना चाहिए। सर इसके अलावा जैसे जो भी फैक्ट्स हमें नहीं याद होते थे सर, मेरे नोट्स उन चीजों के बनते थे जो भी फैक्ट्स मुझे नहीं याद हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो नहीं मिल गई जो कि बुक में नहीं है या मुझे मॉक में मिल गई या क्विज में मिल गई, तो सर मैं उसके कभी कभी ऑफलाइन और ज्यादातर ऑनलाइन नोट्स बनाता था। एक सर गूगल कीप ऐप आता है, तो मेरे ज्यादातर नोट्स उस पर ही बन जाते थे। तो जो भी चीजें इसमें मुझे नहीं याद हो रही, और सर ये चीज रिटेंशन के लिए वो कैब में भी यूज किया था और यही चीज फैक्ट्स में भी था। सो द आइडिया इज कि यू हैव टू इंटरैक्ट विद द बुक, नॉट ओनली रीड, क्योंकि सर ऐसे तो ये बुक बहुत बोरिंग है, आप मतलब अगर ऐसे पढ़ेंगे तो सिर्फ इसमें फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं। तो इसे कवर करने के लिए आपको मल्टीपल और स्पेस रिवीजन भी करना है, बुक के साथ इंटरैक्ट भी करना है, और जो चीजें नहीं याद हो रही हैं उसे आप कहीं अलग से लिखें। तो सिर्फ उतने ही नोट्स बनाए हुए थे। ओके, सो कोई ऐसी चीज जैसे आप यहाँ से दूसरी बुक से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप डायरेक्टली बुक से ही पढ़ रहे हो या फिर किसी मेंटर की हेल्प भी ली, या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो या कहीं और वीडियो भी देखी हिस्ट्री, कुछ क्रैश कोर्सेज, या फिर डायरेक्टली बुक उठाई और उसी से ही कवर करने लग गए सारा का सारा पोर्शन? सर इसमें जैसे जीएस में जो मेरा इकोनॉमी सेक्शन था वो तो पूरा ऑनलाइन ही था। उसके अलावा बायोलॉजी सेक्शन में जैसे कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आए तो वो मैंने एक, उस समय एक टीचर थी खुशबू चतुर्वेदी मैम, तो बायोलॉजी के टॉपिक्स उनसे। सर उसके अलावा जैसे जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए सर यूट्यूब पे आप हेल्प कर ले सकते हैं उसकी। सर उसी तरीके से मैंने फिजिक्स में भी जैसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो सर यूट्यूब पे सर्च किया। उसी तरीके से सर बायोलॉजी में इवन जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है कि हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स, तो इसे पढ़ने के साथ में अगर आप उसका कोई एनिमेशन देख लेते हैं, या फिर सर ये चीज हिस्ट्री और पॉलिटी, सर जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें सिर्फ क्रैम करना है, तो उनमें तो इसका हेल्प नहीं लिया। बाकी जैसे कोई चीज सर किसी स्पेसिफिक किसी टीचर से नहीं किया, जैसे कि एक्सेप्शन इसकी अनअकैडमी एंड ये खुशबू मैम, उसके अलावा सर जो भी चीजें थी कुछ एनिमेशन की हेल्प ले लिया, वरना इसी तरीके से करते थे। ओके, तो जैसे एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा था तो रिवीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा रखा जीके में, या पूरी बुक में जो हाईलाइट पॉइंट्स थे वो रिवाइज कर लिए, या फिर कुछ बहुत शॉर्ट नोट्स भी कुछ बनाए इस चीज के लिए? सर बहुत शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए थे सर। मेरा वही था कि सर एक चीज होती है कि जब आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो फिर बहुत जल्दी रिवाइज होने लगती है। सर आपको फिर पता लग जाता है कि इस पेज में मुझे ऐसा क्या है जो पढ़ना है,
तो लूसेंट में भी यही था कि जो चीजें थी वो बार बार, क्योंकि इतनी बार रिवीजन कर चुके थे तो पता था। उसके अलावा जो पॉइंट्स आपको रिमेम्बर नहीं होते हैं उसके लिए सर अलग से नोट्स बनाए थे। तो मैं तो अक्सर वो चीजें ऑनलाइन ही देख लिया करता था। तो चीज मतलब जैसे जैसे एग्जाम नियर आता है तो कोशिश रहती कि जो चीजें नहीं याद हो रही थी उन्हीं को ज्यादा फोकस किया जाए। एंड लास्टली सर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते थे, और उसमें भी सर मैं स्टार मार्क कर देता था लूसेंट में भी, हाईलाइटेड के बाद भी स्टार की ये पॉइंट स्पेसिफिक है, इस पे फोकस लूज हो रहा है तो उसे और करना चाहिए। तो मतलब ऐसे ही बार बार रिवीजन करके सर हो जाता था। अच्छा, लूसेंट के पीछे कुछ मिसलेनियस पोर्शन दे रखा है, वो आपने रीड किया था बुक का? सर तो किस उसके वो कुछ memorize- पोर्शन किए थे। हाँ, तो वो किस तरह से मेमोराइज करा? कुछ ट्रिक वगैरह बना के या फिर मल्टीपल पढ़ने से ही याद हो गया? सर एक तो वही था कि जैसे कुछ चीजें नहीं याद हो रही हैं तो वो, और सर इसमें मैंने जो स्टैटिक जीके था इसकी सर जैसे कुछ थे इस पे स्टडी आईक्यू के कुछ वीडियोस पड़े हुए थे स्टैटिक जीके पे, सर लूसेंट से भी करे। और उसके अलावा सर यूट्यूब पर कभी कभी एक वो क्रेजी जीके ट्रिक्स करके था, तो उसमें सर सिर्फ ये कुछ चीजों के लिए क्या था, जैसे शायद डांस फॉर्म्स के लिए और इनके लिए सर मैंने बहुत ज्यादा इस पे इसलिए फोकस नहीं किया था क्योंकि शायद ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा ओवरडू ना कर दूं। तो जो लूसेंट के पीछे सर मिसलेनियस में भी सिलेक्टिव और कोशिश थी जो स्टैटिक जीके का पोर्शन था वो मैंने स्टडी आईक्यू से ही थोड़ा बहुत कवर किया हुआ था सर। लेकिन इसको याद जो है सर वो मल्टीपल रिवीजन से ही ज्यादा था, मतलब ट्रिक्स ज्यादा यूज नहीं करी थी। सो करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि पूरे साल भर का डेली करंट अफेयर्स पढ़ते थे या मंथली पढ़ते थे या फिर पीडीएफ से रीड कर लिया? क्या अप्रोच थी आपकी करंट अफेयर्स के लिए? सर करंट अफेयर्स के लिए एक जीके टुडे नाम का चैनल था यूट्यूब पर, हम्म, तो मैंने उसी चैनल से सर ये हुआ था कि अराउंड हम लोग ने 6 मंथ्स का लिया हुआ था सर। जैसे हमारा जो एग्जाम था वो जून में था, तो सर फिर जनवरी एंड अराउंड सर नवंबर दिसंबर हल्का, और बट जनवरी से लेके सर ये कंटिन्यू किया हुआ था। तो सर इसमें सर मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि सर जनवरी से तो डेली पढ़ रहे थे, उसके अलावा जो बैकलॉग था उसे भी सर इसमें करते थे कि उसका सर जो वो डेली स्लाइड्स आती थी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो उसका सर स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जैसे एक बार वीडियो देख लिया तो दोबारा वीडियो देखना मतलब एक पेंसटेकिंग प्रोसेस था। तो फिर मैं क्या करता था कि जब भी चलते फिरते या कुछ भी गैलरी खोली और अपने स्क्रीनशॉट्स खोले और उन्हें ही स्क्रॉल कर लिया। तो सर उससे होता ही था, एक तो सर जीके टुडे में सर वो इस तरह से पढ़ाते थे सर कि जैसे आज की जो कोई हैपनिंग है तो अगर 3 दिन बाद उससे रिलेटेड कुछ भी हुआ तो एक बार वैसे रिकॉल हो जाता था। और उसके अलावा सर जो भी हमारा स्क्रीनशॉट्स होते थे सर अराउंड मेरे 400-500 तो स्क्रीनशॉट्स हो गए थे जो करंट अफेयर्स के थे। तो उसे स्क्रॉल करते करते जैसे चलते फिरते वो स्क्रॉल हो जाता है। एंड इसके अलावा सर एक किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से जैसे स्टडी आईक्यू का एक टॉप 200 करंट अफेयर्स की सीरीज आती थी, तो सर उससे अपना कॉम्पेंसेट कर दिया था कि अगर कोई टॉपिक इधर से छूट रहा है तो उधर हो जाए सर। इसके अलावा मतलब करंट अफेयर्स में ये नेसेसरी भी था और सफिशिएंट भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फिर उसके अलावा कोई और नीड नहीं लगी। एंड इवन जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो भी अटेम्प्ट हो गए थे मेरे। सो डेली का आपका कितना टाइम जाता होगा करंट अफेयर्स के लिए? सर हार्डली 15-20 मिनट्स सर। उनका जो वीडियो आता है मतलब जो डेली का वो 10-12 मिनट्स का होता था। तो उसके अलावा जैसे जब वो उसका एक एडिशनल वो वीकली कंपाइल करते थे और मंथली कंपाइल करते थे, तो डेली 10-15 मिनट्स या 20 मिनट सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा शायद करंट अफेयर्स में मतलब ऑन अ डेली बेसिस देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव प्लेथोरा ऑफ अदर थिंग्स टू डू। और अगर सिर्फ हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ करंट अफेयर्स में ही 1-1.5 घंटे नोट्स बनाना, और सर वी हैव टू सी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हो सकता है किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा हो, बट एसएससी में उतना नहीं है कि हम ओवरडू करें उस चीज को। सर जीएस का पोर्शन में प्रिपेयर करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, बट हमें उसे ओवरडू भी नहीं करना है। बिल्कुल। सो इन्होंने यहाँ पे एक चीज और अच्छी बताई, जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका एक फायदा हमें ये मिल जाता है, जैसे हम कहीं मार्केट गए हैं, वहां पे कहीं किसी कारणवश हमें इंतजार या वेट करना पड़ रहा है किसी चीज का, तो उस टाइम में भी हम चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स की डेली वीडियो देख ली, सुबह मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, बैंक गए हैं किसी काम से, वहां पे टाइम लग रहा है, लंबी लंबी लाइन होती है, इतने में रिवाइज कर लिया, पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया, तो हम जो एम्प्टी टाइम है ना, हमारा खाली टाइम है, उसे भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर मोबाइल में हमारी चीजें हो। ठीक है, इवन नोट्स भी आप कुछ जैसे एक दिन में कुछ पढ़ा उसकी फोटो खींच ली, इमरजेंसी में कहीं बाहर जा रहे हो तो मोबाइल में रिवाइज कर लिया, किताब तो आप लेके नहीं जा सकते,
लिफ्ट में हो, लंबा कुछ भी, कहीं भी आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी तैयारी को कर सकते हो। खाली स्पेसिस में ही हमें टाइम निकालना पड़ेगा। एज द कॉम्पिटिशन इज राइजिंग, हम नहीं रुक सकते चीजों के लिए कि हाँ मुझे दिन का घर पे बैठूंगा, चेयर पे बैठूंगा, टेबल लगी होगी तब जाके मेरे 8 घंटे निकलेंगे, 9 घंटे निकलेंगे। हम चल रहे हैं, चलते चलते भी टाइम निकाल सकते हैं। वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉकिंग में वीडियो सुन सकते हैं एटलीस्ट। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे चंक्स में अगर चीजों को करेंगे तो हमारा आउटपुट थोड़ा धीरे टाइम विद टाइम बढ़ जाएगा। रीजनिंग के लिए आपने क्या सोर्सेज फॉलो करें? सर रीजनिंग के लिए बेसिकली सर एसएससी का जो लेवल है रीजनिंग का, वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट डाला जाए उसमें। तो सर जो मेरा रीजनिंग का डेली का एक टारगेट होता था, वो होता था कि आधे घंटे से ज्यादा कभी नहीं। सर रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे सर जिसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ी। तो सर एक ग्रेड अप चैनल है, उसमें एक नेहा जोशी मैम पढ़ाती हैं। तो सर मैंने कुछ टॉपिक्स जैसे सर सिलॉग हो गया, फिगर काउंटिंग हो गई सर, और ये आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गई सर, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नेचुरली नहीं आती हैं। क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया सर, इन टॉपिक्स को मैंने पढ़ा और सर उसके बाद मैंने सिर्फ डेली क्विजेस दिया। इसके लिए कुछ भी ऐसा एडिशनल नहीं करता था कि सर सिर्फ जो एक अड्डा 247 ऐप पे और या ग्रेड अप ऐप पे जो भी क्विजेस आती थी, उसके अलावा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट और क्विजेस से ही जो रीजनिंग पोर्शन होता है वो मेरा कवर हो जाता था। और सर कभी भी से हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम तो दिया ही नहीं गया। कोई बुक कुछ नहीं? नो सर, मुझे लगता है कि मतलब एसएससी जिस लेवल की रीजनिंग पूछता है हमें सर, वो उस पे फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पर, ना कि सर थ्योरी। तो जो आपको जो भी टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं या फिर जिन जगह पे आप मल्टीपल, जैसे सर कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है या फिर सिलॉग है, वो सर अगर किसी कोई बेगिनर है तो उससे गलतियां होंगी। तो उसे सबसे पहले सर थ्योरी को वहां से कवर करके, और सर इसमें यूट्यूब की हेल्प ली जा सकती है। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, एंड क्विजेज एंड मॉक से सफाइस कर गया इसे। और इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सर इंग्लिश में बेसिकली मैं ये कहूंगा कि 4 पिलर्स होते हैं, 4 बुक्स हैं जो 4 पिलर्स के तौर पर हैं। सर फर्स्ट नंबर पे अगर है तो केडी कैंपस वॉल्यूम 1, नीतू सिंह मैम की बुक है ये। सर इसमें जो ग्रामर पोर्शन के लिए बहुत अच्छी बुक है, और इसमें जो हाफ ऑफ द बुक है ये वो कैब है। तो सर एक तो ये बुक हो गई। दो सेकंड बुक है वो है एसपी बख्शी सर, जिसका जो बेसिकली ग्रामर पोर्शन वहां से, और इसमें एसपी बख्शी में वो कैब काफी रिच वोकैबुलरी दी गई है इस बुक की। सर जो थर्ड बुक है वो एमबी पब्लिकेशन की है सर, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं इसमें सारे कंपाइल्ड। और फोर्थ बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर सर, ये ग्रामर और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होती है उसकी प्रैक्टिस के लिए ये बुक है सर। तो बेसिकली जो मतलब सबसे जो एक बेगिनर था मैं, तो सबसे पहले जो बुक थी, जो बेसिक बुक थी, वो थी नीतू मैम की केडी कैंपस वॉल्यूम 1 सर, जो शायद पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से आती थी, बट अब इसका नाम जो है वो केडी कैंपस वॉल्यूम 1 हो गया था। किसी मेंटर की हेल्प भी ली आपने इंग्लिश सेक्शन के लिए? नो सर, इंग्लिश वो ये सारी बुक से हुई थी। सो सबसे पहले जैसे ग्रामर पोर्शन था वो केडी कैंपस वॉल्यूम 1 से किया। उसके बाद उसी मतलब जो मैम की बुक में पहले एक चैप्टर है, फिर उसके पीछे उसकी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज किया सर। फिर जब आपका ये 1 या 2-3 बार रिवीजन इसका हो जाएगा, देन आपकी पकड़ एक बन जाती है। फिर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस के लिए, मतलब सर जब तक हम रूल्स को कितना भी क्रैम कर ले, तब तक वो हमारे दिमाग में नहीं आएंगे जब तक हम उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ना करें। तो सर उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर से मैंने सेट्स लगाने शुरू किए सर। मैंने इसके मतलब लास्ट से रिवर्स से शुरू किया था, तो लास्ट से सेट्स लगाने शुरू किए थे, क्योंकि अर्लियर उसमें जो सेट्स होते हैं उसमें वो 1970s 80s से हैं, बट तो मैंने वो उसका लेटेस्ट एडिशन से उसका सेट्स लगाने शुरू करे थे सर। उसके अलावा फिर जो एसपी बख्शी से वो कैब चलती थी सर। एक और बुक आती है जो मेरे टाइम पर नहीं थी, जो ब्लैक बुक नाम से आती है, उसको भी आप काफी बच्चे पढ़ते हैं सर। मुझे लगता मैंने भी उस बुक को एक हल्का सा उसका रिव्यू अभी मतलब अभी आने से पहले लिया, तो सर मुझे भी वो बुक अच्छी लगी। तो इनफैक्ट अगर आप एसपी बख्शी से या तो वो कैब कर लें या फिर ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं, मतलब ये जो चारों बुक्स हैं। और सर जब आपका इस वोकैब पे भी अच्छी पकड़ हो जाए और ग्रामर पे भी हो जाए, रूल्स पे, देन आप लास्टली एमबी पब्लिकेशन से सेट्स लगाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वोकैबुलरी को लेके आपकी अप्रोच कैसी थी? सर वोकैबुलरी भी एक ऐसी चीज है जो मतलब जैसे स्टैटिक ही कहेंगे कि आपको वो बहुत ज्यादा
क्रैम करने की नीड होती है। अगर और सर ये सभी के साथ होता है कि अगर हम उसे बार बार नहीं पढ़ेंगे तो हम उसे भूल सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे जो पहली चीज होती है वो कि मल्टीपल एंड स्पेस रिवीजन, जो जीके और वोकैब दोनों जगह काम आता है। सर उसके अलावा मेरी जो एक डिफरेंट अप्रोच ये होती थी कि सर भाई कि जो भी वर्ड्स आपके सबसे पहले तो सर मैं काम करता था, एक मरियम वेबस्टर नाम की डिक्शनरी मेरे स्मार्टफोन पे थी। तो सर जैसे कोई भी वर्ड हुआ वो मेरे लिए अगर बिल्कुल नया है तो मैं उसका वो देखता था। तो सर वो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होती थी। अगर हमें अपनी इंग्लिश एनहांस करनी है तो सबसे पहले तो अवॉइड करना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी को, बिकॉज एसएससी में। एंड सेकेंडली सर तो फिर आपको जो भी मतलब उसमें अगर कुछ नया मिलता था तो मैं उसे लिख लिया करता था। सर मैं दिखाना चाहूंगा कि मतलब एसपी बख्शी में मेरी बुक कैसी होती थी। इट इज अराउंड पेंटेड। सब मैं पेन से भी यूज करता था और हाइलाइटर भी यूज करता था। दिस इज पेज नंबर 459। और इसमें होता ये था कि वर्ड्स के साथ में मैं ये देखता था कि आपको बुक के साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा सर। हाँ। और इसमें अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सर एग्जाम्पल दो तो जैसे कोई भी वर्ड है कि आपका मैंने मिसगिविंग है तो इसमें डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन लिखा हुआ है, मैंने उसके साथ में फीलिंग ऑफ डाउट भी लिख लिया। या फिर कोई भी वर्ड है उसके आपको सिनोनिम मिल गए। सर जैसे यहाँ पे एक वर्ड है पैनेजाइरिक, तो सर पैनेजाइरिक के साथ में उसमें लिखा हुआ है डिस्कोर्स इन प्रेज। सर मैंने उसके आगे जो है पेन से इनकोमियम लिख लिया है। तो सर ये हुआ ये कि इनकोमियम मैंने कहीं और पढ़ा हुआ था तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि सर इससे वोकैबुलरी में रिटेन करने के लिए सर हमें चीजों को इंटरलिंक भी करना पड़ेगा कि अगर आपने वो वर्ड कहीं और पढ़ा है तो आप उसे कहीं और लिख लो। और सर जैसे सर सिनोनिम्स होते हैं, आपने कोई वर्ड पढ़ा उसके सिनोनिम्स हैं सर। इसके बाद भी हम चीजें फॉरगेट, मतलब इट इज अ ह्यूमन नेचर फॉरगेटफुलनेस, तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो सर उसके लिए मैंने गूगल कीप का ही सर मैंने उस पर एसपी बख्शी मीनिंग्स डाल लिया टाइटल, और उसके नीचे मुझे जो भी मीनिंग्स नहीं आती थी, जो मैं बार बार मल्टीपल रिवीजन करने के बाद भी भूल रहा हूं, वो सारी मीनिंग्स मैंने उस पर लिखी। और उसके अलावा फिर जब भी उसे भी जब फ्री टाइम इन द सेंस कि जब कभी ऐसा टाइम है जब मैं पढ़ नहीं सकता, तो उसको मैंने वही मोबाइल खोल के उन्हीं सर मैं उसमें करता था कि मैं सिर्फ वर्ड्स लिखता था, मीनिंग नहीं लिखता था। तो उससे अपने ब्रेन को थोड़ा सा और पुश करने की कोशिश रहती थी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। सर यहाँ पे मैं कहूंगा कि हमें बहुत ही पेशेंस से काम लेना चाहिए कि अब बहुत ज्यादा जल्दी नहीं, बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और इतनी जल्दी नहीं याद हो पाते हैं। बट विद पेशेंस अगर हम बहुत ही, अगर किसी ने बिगिनिंग किया है अपनी प्रिपरेशन की, तो यू शुड लर्न 10 वर्ड्स डेली और 15 वर्ड्स, 5 वर्ड से भी। जैसे मेरे प्रोफेसर थे सर, वो कहते थे कि आपको अपनी इंग्लिश एनहांस करनी तो यू शुड लर्न 5 वर्ड्स डेली। तो 5 वर्ड्स आपके लिए कुछ इतना नए नहीं है, और आप मतलब क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो 10 और 15 वर्ड्स भी कर सकते हैं। विद पेशेंस एंड टाइम यू विल डेफिनेटली एस अप। जैसे आपने बताया कि आपने गूगल कीप के अंदर रखे हुए थे वर्ड्स, लिख लेते थे जिसमें भूलते थे। ठीक है, इसके लिए मैं एक चीज और सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मरियम वेबस्टर आपने डिक्शनरी का बताया, उसमें होता है ना स्टार कर दो वर्ड्स को। तो जैसे जिस जिस वर्ड को आप बार बार भूल रहे हो, यस सर, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा और उसमें वर्ड को स्टार कर दो आप साथ के साथ। तो वहां पे स्टार्ट वर्ड का फेवरेट्स का अलग से कॉलम आता है, उसमें कहीं भी जा रहे हो रिवाइज करते रहो, कहीं दिक्कत आई तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी वर्ड की। तो दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच दैट वी कैन इन दिस सिनेरियो। एंड सर उसमें मैं और एक ऐड करना चाहूंगा, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में एक गेम्स का पोर्शन भी होता है। एंड सर दैट पोर्शन इज वेरी मच रेलिवेंट, क्योंकि अगर मतलब जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आप उसके गेम्स को जो इनिशियल लेवल और बिगिनिंग और इंटरमीडिएट एंड एडवांस, सर वो सारी वोकैब इतनी रेलिवेंट होती है, वो एसएससी में कई बार पूछी जा चुकी होती हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके आपकी अप्रोच क्या रही? कौन कौन सी बुक्स है? सारी बुक्स से आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस रहे करे, या फिर एक एमबी पब्लिकेशन में मैंने देखा स्टार्टिंग में बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस रखे होते हैं, उनके मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी होते हैं, वो आपने करे थे क्या वहां से? यस सर। सर एमबी पब्लिकेशन में अगर जैसे किसी के पास कम टाइम है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो एमबी पब्लिकेशन पे स्टार्टिंग में वोकैबुलरी दी गई है सर, जिसमें वर्ड्स एंड मीनिंग्स भी हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं सर। उसमें एक प्रोवर्ब का सेक्शन है, वो क्योंकि एसएससी में पूछा नहीं जाता है तो वो स्किप किया था। उसके अलावा सर उसमें जो इडियम्स एंड फ्रेजेस एमबी पब्लिकेशन से भी करे थे सर। इडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे पहले नीतू मैम की बुक जो केडी कैंपस वॉल्यूम 1 है, उसमें सर मैम ने ज्यादातर प्रीवियस ईयर कवर किया हुआ है सर। उसके बाद आप उसे एडवांस करने के लिए एसपी बख्शी की जो वोकैबुलरी है वहां से कर सकते हैं, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं।
उसके बाद जो थर्ड सोर्स है वो एमबी पब्लिकेशन से। सर इतना कर लेने के बाद में हार्डली बहुत ही कम सर, इनफैक्ट आप 90% बच्चों के बराबर तो आप मतलब उतनी नॉलेज हो जाती है, आप उनसे भी अच्छा करने की, अगर आपने ये 3 बुक्स कर लिया तो आपको फिर और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। जैसे काफी लोगों को डाउट आता है क्लोज टेस्ट को लेके कि सर क्लोज टेस्ट नहीं कर पाते, वैसे तो ग्रामर हो रही है, वोकैबलरी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट नहीं कर पा रहे या फिर पैरा जंबल्स नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स कि क्या कर सकते हैं उस चीज को इम्प्रूव करने के सर इसके लिए जो एक किरण प्रीवियस ईयर आता है वो सर इंग्लिश के लिए भी, जैसे मैथमेटिक्स के लिए आती है वैसे इंग्लिश के लिए भी आती है सर। तो इसमें मैंने कुछ जैसे पैराजंबल मेरे से भी गलत होते थे, तो लिए? सर मेरे पास ये इंग्लिश की बुक मैंने ली थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 या 4 टॉपिक उससे करे हुए थे। तो जैसे उसमें थे क्लोज टेस्ट था, पैराजंबल था, और सर इनफैक्ट कुछ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने वही उसी प्रीवियस ईयर बुक से। तो अगर आप इन चीजों में वीक हैं तो आप उसके लिए किरण प्रीवियस ईयर बुक से सिर्फ वही टॉपिक्स लगा सकते हैं सर। वैसे वो बुक बहुत ज्यादा मतलब वो जैसे कि किरण मैथमेटिक्स वैसे इंग्लिश से बहुत ज्यादा मोटी बुक है, तो उससे वो इतना हो नहीं पाता है, बट सिर्फ कुछ अगर सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं। और सर स्पेसिफिक ये टियर 2 में मतलब ज्यादा इनका वेटेज होता है, जैसे कि पैराजंबल्स का वैसे तो टियर 1 में एक क्वेश्चन आ जाता है, बट टियर 2 में इसका बहुत ज्यादा वेटेज देखा जाता है। तो ये सर ये ऐसी चीज थी जो मैंने टियर 1 के बाद करी थी। टियर 2 स्पेसिफिक जो पैराजंबल्स एंड एक्टिव पैसिव नरेशन, ये कुछ चीजें आप उससे कर सकते हैं क्लोज टेस्ट से। दो इफ अगर आपकी वीकनेस है तो, अगर सर मतलब गलतियां नहीं हो रही हैं तो जरूरी नहीं है, आप जितना मॉक टेस्ट से कर रहे हैं उतना सफिशिएंट है। ओके, सो अविनाश, जैसे आप मॉक टेस्ट के बारे में बताओ, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की टीयर 1 की स्ट्रेटेजी क्या थी, किस फ्लो में आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते थे, और कितने एग्जाम से पहले आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे टीयर 1 के? सर इससे पहले मैं इंग्लिश में 2 चीजें और बता दूं सर। एक वो कुछ एक पोर्शन है फ्रेजल वर्ब्स और एक प्रीपोजिशन। तो सर ये भी, ये जैसे फ्रेजल वर्ब्स बहुत सन इनफाइनाइट है, फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशन भी। तो सर ये भी मैंने इसे लिमिट करने के लिए सिर्फ एसपी बख्शी और एमबी पब्लिकेशन से ही पढ़ा था। अदरवाइज सर मतलब ये तो एक ऐसा सी है कि आप फ्रेजल वर्ब्स कोई ना कोई मॉक टेस्ट में या क्विजेज में आती रहेंगी, तो आपको सर। और दूसरी चीज मैं सारी नहीं नोट कर पाता था, मैंने सिर्फ लिमिटेड जो एसपी बख्शी में और एमबी पब्लिकेशन में फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशन दी गई थी सिर्फ उतनी ही करी थी। एंड सर अब मॉक टेस्ट में, सब मॉक टेस्ट मेरे जो टियर 1 से पहले सर, सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग में दिया था जिसमें मेरे 69 और 70 मार्क्स आए थे सर। उसके बाद में फिर मैंने कुछ दिन मॉक टेस्ट नहीं दिया, बिकॉज पहले सोचा थोड़ी थ्योरी कंप्लीट हो जाए फिर मॉक टेस्ट देंगे। सर मेरा अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट था, मैं मॉक टेस्ट से ज्यादा क्विजेस पे बहुत फोकस करता था सर। मेरा मतलब डेली बेसिस पे 6 से 7-8 क्विज हो जाती थी, जो भी अड्डा 247 ऐप पे और ग्रेड अप ऐप पे आप मतलब जितनी चाहे सर वो बैक डेट की भी क्विजेस दे सकते हैं। तो मेरा जो फोकस रहता था वो ज्यादातर क्विजेस पे रहता था। तो उसके अलावा जो मॉक टेस्ट थे सर, मैंने टियर 1 से पहले कुछ अराउंड इन टोटल 40 to 50 मॉक्स दिए होंगे, जिसमें से सर जो पहले वंस इन अ वीक देते थे, और फिर सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता गया तो फिर 3-4 महीने पहले एक वीक में 2 या 3 मॉक, और फिर जब इट वाज 1.5 मंथ्स जब बचे हुए थे तो सर डेली एक मॉक दे रहे थे। सो एग्जाम डे से पहले दिन भी आपने मॉक दिया था या फिर उससे पहले दिन नहीं दिया था? नो सर। सर मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम डे से अराउंड 1 वीक पहले हमें मॉक नहीं देना चाहिए सर। उसका रीजन ये होता है कि अगर उस वक्त हमें अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और अगर उस वक्त हमारा मार्क्स या परसेंटाइल लो हो जाता है तो सर ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो सकता है। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस गिरे ना, इसलिए बेहतर होगा कि जितने मॉक देने हैं वो एग्जाम से 1 वीक पहले तक दे दें, बट एग्जाम डे और उससे 1 हफ्ते पहले तक बिल्कुल भी मॉक्स ना दें। मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहता था आपका? पहले कौन सा सेक्शन किया जाए जिससे कि हम अच्छा करें? सर ये तो खैर मतलब एक सब्जेक्टिव, मतलब सबके लिए एक डिफरेंट चीजें हैं कि सबसे पहले सर मेरा जो अटेम्प्ट रहता था वो रीजनिंग था। एंड सर उसके बाद में सर मैं जीएस करता था, उसके बाद में इंग्लिश, और सबसे लास्ट में मैथ्स। सर क्योंकि मैथ्स में मुझे स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगता था, तो सर मैं मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अराउंड 12 to 15 मिनट में रीजनिंग खत्म कर दूं,
उसके बाद 5 मिनट्स में जीएस और 5 मिनट्स में इंग्लिश, 5 to 10 मिनट्स में उसके बाद का जो भी बचा टाइम है वो मेरा पूरा मैथमेटिक्स को जाता था। और सर यही जो स्ट्रैटेजी थी यही एग्जाम डे पर भी फॉलो की। सर इसमें मैं ये कहूंगा कि जो भी आप जितना भी आपके हिसाब से जो भी सूट करता है वो करें, बट इसे एग्जाम डे पर चेंज मत करें सर। कि जैसे हम एक प्रैक्टिस हमने करी हुई थी इस ऑर्डर में एंड एग्जाम डे पर हमने चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज सर मेरा तो यही था, और इसका मुझे बेनिफिट ये था कि एग्जाम डे पर मुझे मैथ्स अटेम्प्ट करने के लिए ज्यादा टाइम मिला था ऑफ कोर्स। और ये मेरा आप सभी लोगों को पर्सनल रिकमेंडेशन भी रहेगा कि जब आप मॉक दे रहे हो, कोशिश करो प्रैक्टिस ऐसी रखो कि क्वांट सेक्शन लास्ट में लेके जाओ, क्योंकि देखा ये गया है कि जो हमारा लेंथी पोर्शन आ रहा है वो क्वांट सेक्शन से ही आ रहा है एसएससी में। तो होगा क्या कि जहां क्वांट के आप 2 क्वेश्चन करोगे उतने में इंग्लिश के आप 7 से 8 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, वहीं जीएस के आप हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन कर लो। तो हमेशा क्वांट सेक्शन को लास्ट में रखें, बाकी तीनों सेक्शन को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, लेकिन क्वांट सेक्शन थोड़ा सा लास्ट में रखें, जिससे कि एकदम एब्रप्टली हमारा पेपर बहुत खराब ना हो जाए कि 2-3 क्वेश्चन में ज्यादा फंस गए और पता चला इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हम छोड़ के आ गए क्वांट सेक्शन की वजह से। बाकी प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जैक्टली लेकिन क्वांट सेक्शन लास्ट में रखें इसके लिए। सर इसमें मतलब ये देखा गया है कि हमें अगर जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हुए भी बट बिकॉज ऑफ टाइम इशू की टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए जो हम कर सकते थे। सर इसके लिए सर ये मैथमेटिक्स में भी लास्ट में रखने के अलावा भी हमारी मैथमेटिक्स में भी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन को इतना, और सर ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि सबसे पहले हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है। सर जैसे कि जो इससे पहले के टॉपर थे सर, ये जो मतलब कौशिक राज जी, उनका इंटरव्यू देखा था मैंने, तो वो बोलते थे कि जैसे कोई क्वेश्चन अगर 3 या 4-5 लाइन का होता था तो वो उसे देखते ही स्किप कर देते थे। तो इस ये भी मतलब आपको ये देखना है कि एंड सर इनफैक्ट कैट का जो एग्जाम होता है उसमें जो मतलब टीचर होते हैं वो ये बोलते भी हैं कि आपको ये पता होना चाहिए हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है पहले। तो सेम गोज विद एसएससी एंड इनफैक्ट इन टीयर 2 ऑल्सो कि आपको ये देखना है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है सबसे पहले वो, एंड सर हम लोग कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं कि अरे ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और अगर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो मैं इसे करके ही रहूंगा, एंड उससे होता है कि शायद लास्ट में कोई एलिगेशन का क्वेश्चन हो और हम इसमें इतना इमोशनल हो गए कि हमने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो ये भी चीजें, और आई थिंक ये जब आप मॉक दोगे तभी आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। तो जो कहते हैं ना कि आर्ट ऑफ स्कीपिंग कहाँ से सीखे, वो मॉक से ही आएगा। जितना ज्यादा आप मॉक्स दोगे आपके दिमाग में एक मेंटल क्लॉक बन जाती है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, इतना नहीं लेना चाहिए क्योंकि टाइम भाग रहा है। टाइम आपको अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में टाइम चल रहा होगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाओगे, तो स्पीड वहीं से बनेगी। सो टीयर 1 के बाद जो अगर टीयर 2 की स्ट्रेटेजी को लेके बात करें तो क्या क्या चीजें आपने करी टीयर 2 के लिए अलग? सर सबसे पहले तो जो मेरा अरिथमेटिक पोर्शन था, सब अब टीयर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश बचता है। सर इंग्लिश की प्रिपरेशन तो एक्सटेंसिव मेरी टीयर 1 से पहले ही चल रही थी। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें से नरेशन, एक्टिव पैसिव, पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो सर ये 4-5 टॉपिक्स थे जिनको एक अलग से टाइम देना था। अदरवाइज जो मेरा सर जो मैंने टाइम डिवाइड किया था वो रेशियो 1:1 का ना होके वो 2:1 का हो गया था कि जो मैथमेटिक्स थे उसमें इंग्लिश की अपेक्षा ज्यादा टाइम दे रहा था। तो सर मैथमेटिक्स में जो मैंने किया था सर, अब मैंने जो गगन सर की कोचिंग लिया था तो उसमें से जो पोर्शन मेरे वीक थे सर, जिसमें एडवांस मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री फिर मैंने उस टाइम गगन सर से करी। सर ज्योमेट्री स्किप कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेंदी थी। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा सर ये मैंने वहां से की। सर अरिथमेटिक में क्योंकि मेरा फिर मैंने किरण नहीं लगाई सर, मैंने क्लास नोट्स एक बार ही रिवाइज किया और फिर मैंने अरिथमेटिक में क्वांटम कैट से लेवल 2 क्वेश्चंस लिए। तो क्योंकि सर उसमें क्वांटम कैट में पहले बेसिक है, फिर लेवल 1 है, लेवल 2 है। अगर एसएससी के लिए मतलब प्रिपेयर करते हैं तो लेवल 1 तक आप टीयर 1 से पहले कर सकते हैं, बट लेवल 2 सर वो थोड़ा एडवांस होता है। तो फिर मैंने सर क्वांट के लिए, क्योंकि मेरा लगभग अरिथमेटिक अच्छा हो गया था, स्ट्रांग हो गया था, फिर मैंने लेवल 2 क्वेश्चंस क्वांटम कैट के करे और क्लास नोट्स करे और जो गगन सर की शीट्स थी ये करें। सर हम लोग एक चीज ये करते थे कि मैंने सोचा था कि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच का जो गैप होता है उसमें हम काफी अच्छा कर लेंगे सर, लेकिन मतलब ये स्ट्रैटेजी सर मैं इसे कहते हैं सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए इन चीजों को।
तो जो स्ट्रेटेजी है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, बिकॉज वो 3 मंथ्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और इसका मतलब मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था कि मैं फिर ज्यादा टियर 2 के मॉक्स उतने नहीं दे पाया था जितने मैं, अगर ये मेरा कोर्स पहले हुआ होता तो दे सकता। सो ऐसा कौन सा पोर्शन रहा, जैसे आपने कहा कि टीयर 2 की भी आपने तैयारी करी, बुक क्वांटम कैट बुक भी यूज करी, क्या उसका बेनिफिट मिला आपको एग्जाम में उसके लेवल 2 के क्वेश्चंस करने का, या फिर कौन सी ऐसी चीजें जिसका बेनिफिट ही नहीं मिला कि आपने पढ़ा एक्स्ट्रा बहुत, लेकिन पता चला कि एग्जाम के लिए वो मेरे लिए रेलिवेंट हो गया पोर्शन? सर इसमें यही कहूंगा कि जितना मैंने टियर 2 के लिए जितने भी सोर्सेज, जैसे कि जो गगन सर के जो इतने मतलब वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे, या क्वांटम कैट का लेवल 2, एक्चुअली पेपर उससे बिल्कुल डिफरेंट आया। सर हुआ ये था कि हमें पता नहीं था कि 17 का लेवल हमने देखा था, तो ये पता नहीं था कि 18 में एग्जैक्टली आएगा क्या। एंड सर पेपर जो है उससे बिल्कुल उलट आया। तो सर बट ये नहीं कहा जा सकता कि हमें, क्योंकि सर जितना भी हम अप लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो एक तरीके से हमारा जो कंसंट्रेशन है, या फिर जो आर्ट ऑफ थिंकिंग है सर, वो उससे जो हमारा अप्रोच है वो सब बिल्डअप होता है। तो उसे ये नहीं कहा जाएगा, बट हाँ मुझे ऐसा लगा कि मैंने ओवरडू किया। अगर उतना ही टाइम में थोड़ा सा मॉक को देता तो शायद और बेहतर किया जा सकता था। तो सर ये मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना चाहिए। और उसके अलावा सर जो 18 के बाद 19 में भी ये ट्रेंड देखा गया कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस ना आके क्वेश्चंस नॉर्मल आ रहे हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहे हैं। होता क्या है ना, जब हम कोई चीज सीखने लग जाते हैं, मैथ्स एक ऐसी चीज कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, और लेवल अप आए और लेवल अप आए, मजा आ रहा है करने में, आंसर निकलते जा रहे हैं, तो हम अपने आप को फिर एक एग्जाम के तरफ से हटके एक अलग ही डायमेंशन में ले जाते हैं कि हम क्वेश्चंस को, मुश्किल क्वेश्चन टेलीग्राम पे वायरल किए जा रहे हैं, फेसबुक पे वायरल किए जा रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो उसमें 1-1.5 घंटा वेस्ट कर। ठीक है, हमें हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज रेलिवेंट है, और उस टाइम पे अगर हम मॉक्स में ज्यादा फोकस करें तो आई थिंक हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड हमारी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एट दिस मोमेंट नॉलेज का गेम काफी हद तक कम हो गया है। जब जो हम पैटर्न देख रहे हैं टीचर्स में, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, और टाइमिंग कोई टीचर नहीं आपको सिखा सकता। आप थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिक्स सीख सकते हो, लेकिन जब तक आप खुद से कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, मॉक्स नहीं दोगे, खुद क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे, तब तक चीजें थोड़ी मुश्किल होती रहेंगी। और एग्जाम में ऐसा होगा कि अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्वांट में एक और चीज बताना चाहूंगा कि सर मेरा एक अप्रोच था सर, मेरी ज्योमेट्री सर, क्योंकि हुआ ये था कि ये मैं क्योंकि टियर 2 के ही तक कर रहा था, तो मैंने जो ज्योमेट्री थी वो सिर्फ मैंने पवन राव सर से जो पढ़ी हुई थी बिफोर टियर 1, वही मेरी जो ज्योमेट्री थी वही बेस था नॉलेज का। और मैं ऐसा हुआ कि फिर इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं ज्योमेट्री को और दे पाऊं। सो आई थॉट कि अब उसे मतलब, क्योंकि आपको टियर 2 के पहले भी ये देखना है कि अराउंड 30-40 डेज पहले कि फिर नॉलेज बेस जितना है उसे अब प्रैक्टिस मोड पे आना चाहिए, ना कि नॉलेज को और गेन करना चाहिए। तो सर फिर मेरा ये अप्रोच था कि अगर ज्योमेट्री में फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन टफ आ भी जाएंगे तो आई वुड स्किप इट, और मैं जो मेरा जो पेपर होगा वो 180 मार्क्स का होगा मेरे लिए, और मुझे उन 180 मार्क्स में अच्छा करना है। सर ये मैं मतलब इसलिए एडवाइस करना चाहूंगा कि कभी कभी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है तो आप सिर्फ वो चीजें देखो कि जो आपके उस वक्त आप कर सकते हो बेटर, ना कि उस चीज के पीछे भागें जो हम उस वक्त नहीं कर सकते। एंड सर सेकेंडली यही कि आप जैसे टियर 2 का एग्जाम है तो उससे 30-40 डेज पहले कुछ एडिशनल ना पढ़ा जाए, और जो बेहतर है कि जितनी हमारी नॉलेज बेस हो गया है उसे ही बेहतर और किया जाए। बिल्कुल, देखो हर चैप्टर की वेटेज होती है, जैसे इन्होंने बताया ज्योमेट्री की वेटेज बहुत ज्यादा होती है हमारे एमएससी में, लेकिन जैसे ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक चैप्टर है जिसका मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि उस चैप्टर को अगर हम देखें तो पूरा अर्थमेटिक आपने पढ़ लिया, और वो चैप्टर अकेला पूरे अर्थमेटिक चैप्टर, पूरा अर्थमेटिक सेक्शन, उसमें मिक्सड एंड एलिगेशन ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, या फिर अगर आप परसेंटेज चैप्टर ले लो, सारे चैप्टर्स की नॉलेज होगी, तब आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। और उस चैप्टर की भी वेटेज कितनी है, 4 क्वेश्चन आने मेंस में, टियर 1 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आ रहा है। कई बार क्या होता है, हम सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ये चैप्टर हमारे पे नहीं हो पा रहे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, हम उसी को अपने आप को पुश करे जा रहे हैं कि हाँ ये तो आना ही चाहिए। हो सकता है एग्जाम में उससे क्वेश्चन ही ना है जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, आपने कोर्स बेसिक कवर कर लिया, लेकिन उसमें कई बार रेसिस के क्वेश्चन बहुत डीप में चले जाते हैं। अब नहीं आपके पास टाइम है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, वो भी कर ही लेंगे कैसे ना कैसे, ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस अगर हम अच्छी करते रहे तो ये होगा कि कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि
बिल्कुल ही टॉपिक्स की रिवीजन ही नहीं कर पाए, जो पूरे साल भर पढ़ा वो छूट गया कुछ 2-3 नए टॉपिक पढ़ने के चक्कर में। एग्जैक्टली सर। सो इंग्लिश सेक्शन के लिए आपने मॉक्स दिए, क्वांट और इंग्लिश सेक्शन के मॉक्स का रेशियो क्या था, कितने कितने मॉक्स दिए आपने इन दोनों में? सर इंग्लिश सेक्शन में क्योंकि आप अगर जैसे एमबी पब्लिकेशन करते हो तो वो भी एक तरीके से, क्योंकि वो तो सारे मॉक टेस्ट का ही कंपाइलेशन है। तो इंग्लिश में सर मैंने टीयर 2 से पहले अराउंड 10 या 12 मॉक्स दिए थे। सर मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ रहा था, इसलिए फिर मैंने उस पर मतलब ज्यादा फोकस और किया भी नहीं। और मैथमेटिक्स में मैंने मॉक्स दिए थे अराउंड 30 मॉक्स सर दिए थे मैंने, जो कि मुझे लगता है जैसे अगर 90 डेज का टाइम मिलता है तो और ज्यादा अटेम्प्ट हो सकते थे, बिकॉज जैसा कि आपने भी बताया कि आर्ट ऑफ स्किपिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, सर ये दोनों ही चीजें हमें मॉक्स में बहुत अच्छे से समझाई जा सकती है। एंड इनफैक्ट जो भी आपका नॉलेज बेस है, आप जो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो मॉक से ही आता है। अच्छा, इंग्लिश के मॉक्स देते टाइम जैसे कई बार होता है ना, बहुत मुश्किल मॉक्स भी आ जाते हैं, आप एस्पिरेंट हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें एकदम नहीं पता चलता कि ये रेलिवेंट है, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को जज करें? सर सबसे पहले तो कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना है, जो मतलब कि जैसे जिन पे सभी लोग, जितना जितना नॉलेज बेस सबका है, तो सर वो तो तभी आएगा जब हम ये सारी बुक्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा सर जैसे मॉक्स देते टाइम, और सर ये हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ नए वर्ड्स, कुछ ना कुछ नई ईडियम्स और ये सब चीजें मिलेंगी, तो वहां पे अपने आप को मॉक्स में हमेशा परसेंटाइल से जज करना चाहिए, ना कि मार्क्स में से। सर जैसे मेरे फ्रेंड अविनाश है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा करते थे, तब भी उनका एक मॉक में अराउंड 140 के आसपास स्कोर आया था। तो बट उनकी जो परसेंटाइल थी वो 98 या 99 परसेंटाइल थी। तो सर इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है। तो कभी भी सबसे पहला तो जो आपका पैरामीटर है वो आप परसेंटाइल को बनाए, ना कि मार्क्स को सर, क्योंकि अगर कोई पेपर टफ है इंग्लिश का तो वो सभी के लिए टफ है। सो ट्राई टू जज फ्रॉम परसेंटाइल। और उसके अलावा भी सर जैसे मॉक्स की भी क्वालिटी होती है सर, कभी कभी बहुत ही ज्यादा टफ तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें टॉपर्स का ही स्कोर अगर बहुत कम है, तो फिर आपको उसमें, और सर कभी कभी बहुत इररेलीवेंट से वर्ड्स और इररेलीवेंट से इडियम्स फ्रेजेस, सर जैसा कि अभी तक का ट्रेंड देखा गया है। और सर इनफैक्ट टीसीएस के आने के बाद से तो और जो प्रीवियस ईयर पे ही हमारा फोकस जो एग्जाम इंग्लिश में है वो ही है। तो सर मेरे हिसाब से तो अब जो और आने वाले टाइम पे भी सर सबसे पहले जो हमारी बेसिक बुक्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर जितना है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद ही अगर आपके पास, फिर आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर अगर कोई नया वर्ड आए और आप उसकी डायरी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। सर मैं कभी कभी ऐसा करता था कि जैसे जीएस में कोई नई चीज ऐसी मिल गई जो मुझे आनी चाहिए, तो सर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका फोल्डर बना लेता था। और यही चीज इंग्लिश में थी। अगर आपको कोई भी, जैसे सर एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे अड्डा 247 ऐप है, तो उसमें सर जो क्विजेज आती हैं वो डिजाइन की हुई होती हैं प्रीवियस ईयर से, जो मैक्सिमम क्विजेज होती हैं, चाहे वो जीके में हो या फिर वो इंग्लिश में हो। तो सर मेरा जो प्रीवियस ईयर पोर्शन था वो ज्यादातर तो अड्डा 247 की क्विजेज से हो गया था। एंड आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स विद यू ऑल्सो, कि वो जो उसमें से ज्यादातर जैसे मेरी वोकैबुलरी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट करके एक फोल्डर बना लिया था। एंड सर वही कि चलते फिरते जो है वो वोकैब हमारी रिवाइज हो जाती थी। सो टीयर 2 में टोटल स्कोर आपका कितना था 400 में से? सबसे पहले तो जो मेरा मैथ्स था सर, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सर मैथमेटिक्स में मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, एंड सर बाय गॉड्स ग्रेस 87 ही करेक्ट थे मेरे। अरे तो पहले जब मैं मतलब घर आया तो मुझे लगा कि मतलब 87 कम है, क्योंकि उसमें 3-4 क्वेश्चन ऑन एवरेज गलत हो जाते हैं। बट सर यहाँ पे मैं मतलब जितने भी मॉक्स दिए सर, मेरी कोशिश रहती थी कि एक्यूरेसी कभी ना खराब हो। एंड सर इट पेड ऑफ इन एग्जाम ऑल्सो, कि वो 87 अटेम्प्ट करे थे तो 87 मेरे करेक्ट भी थे। तो सर जो मेरा उसमें रॉय सर 87 मैंने अटेम्प्ट करे थे और 3 क्वेश्चंस रॉन्ग थे मैथमेटिक्स में। तो सर जो मेरा फाइनल स्कोर बना था वो 180 बना था। सर वो 11 सितंबर की शिफ्ट थी जिसमें नॉर्मलाइज होकर सबके 0.5 मार्क्स कट हुए थे। तो सर वो फिर मेरा जो फाइनल स्कोर था वो 179.5 था। और सर इंग्लिश में मेरे जो मैंने क्वेश्चन तो इंग्लिश में सभी को अटेम्प्ट करने भी चाहिए पूरे, सो मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे, उसमें मेरे 7 क्वेश्चंस रॉन्ग थे और जो मतलब 193 क्वेश्चंस वर करेक्ट। तो मेरा जो स्कोर था वो 192.5 रॉ था, जो कि नॉर्मलाइज होके 198 पॉइंट समथिंग हो गया था। सो टीयर 2 के बाद
टीयर 3 की प्रिपरेशन का फेस कैसा रहा, किस तरह से आपने टीयर 3 की preparation सर सबसे पहले तो जो टीयर 2 के जब मार्क्स आए तो वी मैं और अविनाश हम लोग काफी रिलैक्स फील करे और चिल था। तो सर उसी दौरान सर मेरा जो घर था वो भी शिफ्ट हुआ, तो टीयर 3 की जो प्रिपरेशन थी वो सिर्फ लास्ट मंथ में हुई सर। काफी टाइम गैप था सर, 11 सितंबर को एग्जाम हो गया था और टीयर 3 का जो एग्जाम था वो 29 ऑफ दिसंबर को था। तो सर जो टीयर 3 की बेसिक प्रिपरेशन शुरू हुई थी सर वो मेरी नवंबर लास्ट से शुरू हुई थी, मतलब नवंबर लास्ट वीक से। सर टीयर 3 में सर सबसे पहले तो मैंने कोशिश की, एक बुक आती है 151 एसेज बाय परहैप्स एससी वर्मा ऐसे करके एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। सर मैंने वो बुक करी तो उसमें एक्चुअली 151 एसेज दिए बट ऑल आर नॉट रेलिवेंट। सर उसमें से मतलब कुछ जो टॉपिक्स थे फिल्टर करे। इनफैक्ट आपका भी एक वीडियो हमेशा टीयर 3 से पहले आता है जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए बोलते हैं। तो सर वो वाले टॉपिक्स मैंने कवर करे और उसके अलावा सर फिर इसको सबसे पहले मैंने एक नोट्स बनाए इसके और कंपाइल किया डेटा को। सर वो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि मतलब एस्पिरेंट को कैसे सर वो डेटा कंपाइल किया और फिर मैंने उन्हीं का, क्योंकि जब तक आप उनको एक 4x4 मतलब वो 4x11 या 4x14 के सेक्शंस में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सर मतलब एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो हमारा एसएससी में जो आता है वो 250 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना होता है और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, तो एक आर्ट होती है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। तो सर सबसे पहले वो जैसे आपने जो भी नॉलेज आपने गेन किया उसे बेहतर तरीके से आपको इम्प्लीमेंट उसमें करना पड़ेगा और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करिए। और सर फिर मैंने ये टाइम बाउंड तरीके से उस पर प्रैक्टिस की और देन फिर मैंने वो अपने फ्रेंड अविनाश से इवेल्युएट कराए। सर उसकी कॉपीज मैं इवेल्युएट करता था और मेरी कॉपीज वो इवेल्युएट करते थे। इसके अलावा सर कुछ कोटेशंस भी आपको अलग से लिखने चाहिए, जो कि सर एसएससी में दो चीजें होती हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव में या तो टॉपिक स्टैटिक आता है या डायनामिक आता है। तो स्टैटिक पोर्शन पे जो 151 एसेज से काफी कवर हो जाते हैं और जो डायनामिक टॉपिक्स होते हैं वो आपको नेट से रिसर्च करके उसके नोट्स बनाने होते हैं और जो आपने कोटेशंस कहीं भी आपने कंपाइल किए हैं उन कोटेशंस का यूज करते हुए एक बेहतर प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन से करना होता है। सर इसमें भी जैसे आपने टीयर 3 का एक ग्रुप बनवाया हुआ था और इनफैक्ट शायद आपने आयुष्मान भारत पे अपने कुछ मॉडल एसेज भी दिखाए हुए थे। तो सर इस तरीके से भी कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर फ्रेंड्स हैं तो उनसे इवैल्यूएट करा सकते हैं। सो टीयर 3 के लिए कितने एसे और कितने लेटर आपने लिख के प्रैक्टिस करे? सर लेटर्स तो मैंने सिर्फ 5 लिखे हुए थे, जिसमें से फॉर्मल 2 और इनफॉर्मल 3, क्योंकि लेटर में तो फॉर्मेट ज्यादा जरूरी होता है। सर एसेज मैंने अराउंड 25 एसेज या 30 एसेज प्रैक्टिस करे हुए थे और इतना ही मैंने लगभग सर जितने का डेटा कंपाइल किया था मैंने उतने ही एसेज लिख दिए थे। और इसमें सर जैसे जब एग्जाम डे नजदीक आ रहा था तो सर अराउंड एक दिन में 2 या 3 ऐसे, बिकॉज 250 वर्ड्स का होता है सर, उसका मेन चीज होती है आप दिन में 2-3 ऐसे भी लिख लेते हैं तो आप लिख सकते हैं। और सर अराउंड मैंने 30 अराउंड ऐसे लिखे होंगे। सो टीयर 3 तो काफी डरा देने वाला था 2018 का। सर इसके लिए बहुत ही मतलब पूरी एसएससी एस्पिरेंट्स जितने होंगे, आपको, रेमो सर को, आप सब लोगों ने जिस तरह से इश्यूज को उठाया और जैसे यूएफएम पे हमारी जीत हुई, तो वो सर वो फेज मुझे लगता है सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग फेज था। हम सभी बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा। फाइनली चलो अब तो यूएफएम हट गया। इस बार तो एसएससी ने घबरा के प्रेस ही दे दिया कि ये हटा ही दो इसे, यूएफएम लेटर में छोड़ो। सो टीयर 4 के लिए क्या रिकमेंड करोगे आप बच्चों को? कैसे स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करें, कितने टाइम में हो जाती है, कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? सर इसके लिए तो मैंने अब यहाँ पे भी सर वो एक आप ही ने एक बुकलेट दी थी जो सर डिस्क्रिप्टिव के लिए, सॉरी सीपीटी के लिए एक बुकलेट थी जिसमें आपने वो वर्ड्स वाइज, तो सर मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था। और ड्यूरिंग लॉकडाउन सर, लॉकडाउन में जो मेरे साथ अच्छा, मतलब मैंने यही एक अपना टाइम का यूज किया कि मैंने उस दौरान टाइपिंग सीख ली थी। तो सर सीपीटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट नेसेसरी, अगर किसी के मार्क्स अच्छे हैं और आपको नॉन सीपीटी पोस्ट लेनी है तो आपको उसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सर जिन्हें करनी है तो उनके लिए सर मुझे लगता है 2-3 मंथ्स अच्छे और सफिशिएंट है इसके लिए आपकी, जो क्योंकि सर उसमें टाइपिंग जो है वो भी हमें इतनी नीचे 27 वर्ड पर मिनट चाहिए टाइपिंग के लिए।
एंड जो एक्सेल और पावर पॉइंट है सर वो भी काफी बेसिक है, तो उसपे एक मंडल मैथ्स करके चैनल था जिससे मैंने एक्सेल और पीपीटी की जो बेसिक्स थी वो ली थी, और सर एक डब्ल्यू करके भी था। तो ये दो यूट्यूब चैनल्स, एक मंडल एंड डब्ल्यू, सर इससे मैंने एक्सेल और पीपीटी देख लिया था। एंड जो टाइपिंग वाला था सर वो वही आरबीई के टेलीग्राम चैनल पे वो जो एक शीट आई थी सर वो मैंने उससे डाउनलोड करके कर लिया था। टाइपिंग सीखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज किया था आपने? सर एग्जैक्टली सर, टिप 10 सॉफ्टवेयर, इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय यू। जनरली टाइपिंग मास्टर प्रो और टिप 10 दोनों ही चल रहे हैं। मैंने भी टिप 10 से सीखी थी, इसलिए रिकमेंड किया। सो कितना टाइम लगा टाइपिंग सीखने में? सर मुझे लगता है कि मतलब बेसिकली 1.5 मंथ्स में आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो सेट होने लगती हैं, और फिर अगले फर्दर 1.5 या 2 मंथ्स में आप मतलब टोटल 3-4 मंथ्स में यू कैन एस इवन CHSL टाइपिंग ऑल्सो। मीन सर मेरी स्पीड अच्छी खासी बन गई थी सर, मैं CHSL की DEST और ये मतलब CPT ये दोनों ही टाइपिंग पोर्शन आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं CHSL में जो टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है वो हमें 35 वर्ड पर मिनट की चाहिए होती है। उसमें जो की डिप्रेशन होते हैं हमें 10 मिनट का टाइम मिलता है। CGL में हमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा 2000 की डिप्रेशन के लिए, वहीं CHSL में हमें 10 मिनट का टाइम 1750 की डिप्रेशन के लिए चाहिए होता है। तो CHSL में टाइपिंग स्पीड CGL से थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, और CHSL का टियर 1 निकालना भी CGL से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया, एग्जैक्टली सर। अब क्या आपको मौका लगे तो देखना। सो यहाँ पे फाइनली डॉक्यूमेंट सारे फेसेस हो चुके हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CGL 2018 को होने वाला है, तो कौन सी पोस्ट ऑप्ट करने वाले हो आप? सर देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन MEA एंड इनकम टैक्स। मैं यूपी से हूं और हमारे यहाँ पे सीट्स नहीं है, यूपी में 0 सीट्स हैं, एंड डिस्पाइट गेटिंग गुड मार्क्स आई एम अनएबल टू गेट यूपी जोन। तो मतलब लखनऊ एंड कानपुर 2 जोन है, दोनों ही जगह पे सीट्स नहीं। तो मुझे एक देखना है कि मैं पुणे IT ले लूंगा या फिर MEA लूंगा। यहाँ पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और CGL 2018 या 2019 के एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी है कि हमारे माइंड में ये चीज रहती है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ कम जाती है तो मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो मैं ये बड़े वाली पोस्ट लूँ। लेकिन हमें नहीं पता कि इस टाइम पे इसकी वैकेंसी ज्यादा है इसलिए इसकी कट ऑफ कम है, कल इसकी वैकेंसी कम हो जाएंगी तो ये पोस्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे कि आप कोई भी जिसकी ज्यादा वैकेंसी निकलती है तो हमें ये लगता है वैकेंसी ज्यादा होंगी तो कट ऑफ कम चली जाएगी, तो उसकी प्रायोरिटी हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें फील्ड वर्क पसंद है लेकिन उन्हें क्या लगेगा कि नहीं मुझे MBA लेना चाहिए क्योंकि MBA की कट ऑफ हाई जाती है। अब उसके हाई जाने के पीछे और भी रीजन है कि उसकी वैकेंसी भी हमारे पास लिमिटेड है। अगर MBA की हम 1000 निकालते हैं तो पता चलेगा उसकी कट ऑफ बहुत कम चलेगी। तो हमें ये सर इसका एग्जाम्पल है ये, जी सर इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि CSS में इस बार काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, और बट जबकि जो CSS है वो इट इज अ मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्ट, जब उसकी वैकेंसीज बहुत कम होती है तो उसकी कट ऑफ भी हाई जाती है। अगर हम 2017 का ही एग्जांपल लें, CSS की कट ऑफ आई थिंक 460 मार्क्स गई थी। इट इज 17 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर। और उस टाइम पे CSS का क्रेज था कि नहीं CSS चाहिए, दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग होगी, कहीं मूव नहीं करना, आसपास के रीजन की लाइफ टाइम दिल्ली में रहेंगे। लेकिन अब CSS की वैकेंसी ज्यादा तो मैं देख रहा हूँ उसका क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमें ये देखना है हमारा नेचर कैसा है और जो सी पोस्ट हम ऑप्ट कर रहे हैं उस पोस्ट में किस तरह का एक्सपोजर आपको मिलेगा, और क्योंकि लाइफ टाइम आपको वही जॉब करनी है, वरना आप दोबारा दूसरी पोस्ट में जाओगे तो एक सीट खराब करोगे किसी की। सो अभिषेक, मोटिवेटेड कैसे रहते थे आप पूरी जर्नी के दौरान? क्योंकि आप देख रहे हो CGL 2018 का नोटिफिकेशन 2018 में निकला था, 2021 आ गया है, अभी भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो क्या चीज थी जो हर टाइम मोटिवेट करती थी आपको और इसे लगे रहने पे मजबूर करती थी? सर इसमें सबसे पहले तो आपको आपका रीजन पता होना चाहिए कि यू शुड नो योर वाई, कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। सर मेरे लिए एक रीजन था कि सबसे पहले तो एक जॉब चाहिए, और आज के टाइम पे आपकी एक मतलब एक ऐसी एज, आप ग्रेजुएट हो चुके हो उसके बाद अनएम्प्लॉयड हो, तो सर एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमें एक जॉब चाहिए, सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा आपको ये देखना कि हमें अपने आसपास वाले लोग हैं जो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं या जो भी हैं, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, उसके लिए एक जॉब चाहिए। और इसके अलावा हमें खुद की लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, इसके लिए जॉब चाहिए। तो सर अगर
सर आज के टाइम पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन होगा आपका यू फील इलेटेड एंड मोटिवेटेड, कि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए। सर मैं मतलब इस पूरी जर्नी में एक, जैसे मैं मोटिवेटेड रहने के लिए सर शाम को सेल्फ टॉक जरूर करता था। सर सेल्फ टॉक मेरी रहती थी कि अपने प्रति, कि जैसे मैंने आज जो भी सोचा था क्या मैं वो कर पाया। उसके अलावा सर उसी टाइम जैसे इवनिंग में मैं डेली छत पे जाके सेल्फ टॉक करता था एंड फिर मैं गाने भी सुनता था। सर जैसे एक द स्क्रिप्ट का हॉल ऑफ फेम सॉन्ग है सर, ये मेरा डेली का रूटीन था इस सॉन्ग को सुनना। एंड थर्डली सर जो अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मॉक्स में स्कोर खराब हुआ या फिर ऐसी बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं, सिचुएशन सर। जैसे हमें इस पूरी प्रिपरेशन में 2 बार घर शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज पापा की जॉब हो रही में थी। तो सर ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे जब आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इस टाइम पर भी सर मोटिवेटेड रहने के लिए यही सब चीजें, कि आपका जो मेन है कि यू शुड नो योर वाई। जब ये वाई आपके साथ में रहेगा। एंड सर थर्डली सर मेरा फ्रेंड अविनाश सर, ये मेरी मोटिवेशन के पूरे सोर्स थे जब भी मैं लो फील करता था। और जब भी अविनाश लो फील करते थे तो हम दोनों एक दूसरे से बात करके ही मतलब अपना जो मूड है वो सही कर लेते थे कि अब प्रिपरेशन करनी है या ये करना है वो करना है। सर इसके अलावा मेरी जो मतलब एडवाइस रहेगी, मैं आप सबसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं 2020 के जिनका नहीं हुआ है इस बार, सबसे पहले तो डू नॉट लूज होप, बी परसिस्टेंट। आप जब तक जो आपकी परसिस्टेंस है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके कितने भी खराब मॉक्स आए, कितने भी खराब मार्क्स आए, मॉक्स में स्कोर ना बने, कुछ भी हो, बट अगर आप परसिस्टेंट हो तो एक दिन आप वो अचीव कर लोगे। सेकेंडली यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपकी जो भी गलतियां, सर हम अक्सर गलती करते हैं जैसे मॉक्स देते हैं और उसे एनालाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक्स कहां पे करी। सर थर्डली कि हमें कभी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो हम सबकी बहुत गंदी आदत होती है कि हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, कि उस बंदे का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है। और इन कभी कभी सर ये पेरेंट्स की भी, क्योंकि उनकी तो कंपैरिजन करने की भी उनकी नेचुरल आदत। सर मुझे भी पता चला जो शुभमन गिल है उनके फादर कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं कि शुभमन गिल जो है वो 100 नहीं बना पाए। तो सर ये जो हमारी, उन्होंने 91 बनाया और वो 100 चाहते थे। सर ये हमेशा से है, तो ये आदत सबके अंदर तो है, हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को सर हमेशा सेल्फ डेप्रिकेट करते रहते हैं कि यार मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है, मेरी कैलकुलेशन वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है। तो सर वो मतलब ऐसे वीक रहने से, हमारे सोचने से या रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। सर जैसे कि अब कट ऑफ 160 जा रही है, तो सर एक एस्पिरेंट होगा जो इस चीज से डर जाएगा कि यार कट ऑफ 160 जा रही है, मेरा नहीं हो सकता। बल्कि दूसरा होगा जो ये सोचेगा कि मैं इस मोमेंट पे क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मेहनत करना है। तो इट इज ऑल अप टू यू कि आप कितनी ज्यादा परसिस्टेंस से कितना ज्यादा अपने आप को बेटर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उन सबका एक टारगेट होना चाहिए कि वी हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। एंड अभी जितना भी टाइम है एग्जाम से पहले, मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड लास्टली बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर सर मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने प्रति तो ऑनेस्ट हैं ही हैं, अपने घर वालों और एक सोसाइटी फ्रेंड्स के से ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के प्रति ऑनेस्ट होना। इफ यू हैव सेट अ टारगेट, तो आपको ये देखना है कि अगर मैं नहीं अचीव कर पाया सर कोई बात नहीं, आपने 60% अचीव किया, 70% अचीव किया, बहुत है, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर अभी हम लोग थोड़े दिन पहले मिले तो ही सेड कि तुमने मिर्जापुर देखा, मिर्जापुर सीजन 2? मैंने कहा नहीं देखा। ही सेड एक अभी दुर्गामती मूवी आई है, आई डोंट नो, कोई मूवी आई है सर। तो उसने बोला तो जी, सो ही सेड कि स्कैम देखा? मैंने कहा नहीं देखा। तो ही सेड तुम क्या देखते हो? मैं कोई भी वेब सीरीज नहीं छोड़ता हूं। बट सर प्रॉब्लम यह है कि तो मुझे उस दिन पता चला कि इसका सिलेक्शन एग्जैक्टली क्यों नहीं हो रहा है सर, क्योंकि वेब सीरीज वगैरह सर छोटा मोटा कोई कॉमिक वीडियो या ऐसा कुछ देखना, इट इज अनदर थिंग कि आप अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए। लेकिन आप सोचो इतना टफ कंपटीशन है और उसमें अगर आप 8-8 10-10 घंटे की वेब सीरीज देख रहे हो, तो क्या आप अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं हो? तो सर वी हैव टू अवॉइड दिस थिंग। जैसे सोशल मीडिया है तो वी शुड जनरली ऑफ द नोटिफिकेशन। अगर हमें सर ज्यादातर तो दूर रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि
इंस्टाग्राम से हमें उतनी कोई हेल्प मिलती है प्रिपरेशन में, या फिर बहुत से ऐसे मीडियम हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है सर, बहुत से लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में ही सर दिन भर चिट चैट करते हैं। इनफैक्ट इस वक्त सर मैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेके उस पर काफी ज्यादा एक्टिव हूँ। बट सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमें, और वो मैं अभी भी टाइम अपना एक तरीके से देखता हूँ कि ज्यादातर वेस्ट हो जाता है। बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल उसे अवॉइड करें, नोटिफिकेशन ऑफ करें, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एंड सर लास्टली बी हैप्पी। सर हमें अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज करके कभी भी पढ़ाई नहीं करनी, बिकॉज फिर वो पढ़ाई हो नहीं पाती है। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, उसी में से जो आप बेस्ट कर सकते हैं, जितना भी आपके पास टाइम है, चाहे वो जितना, और जो आपकी रिसोर्सेज हैं उससे जितना भी आप बेस्ट कर सकते हैं, अपना बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करें। दिस इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू राइट नाउ। अभिषेक की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, इन्होंने काफी चीजें डिटेल में बताई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा। ठीक है, होता क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। तो लिमिटेड स्ट्रेटजी सुनते हैं, बस ये पता चल गया ये बुक ऐसी है, वो हमें आगे तक मोटिवेटेड नहीं रखता। लेकिन जब पूरी कहानी हमें पता चलती है कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चली, कब से लेके कैसे कैसे तैयारी करी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो जब हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो चीजें याद आ जाती है कहीं ना कहीं। अगर आपने पूरे मन लगा के वीडियो सुनी होगी, तो जब भी आप ये प्रॉब्लम जो इन्होंने फेस करी है, जो जिन जिन फेस से ये गुजरे, जब वो फेसेस आपके सामने आएंगे तो आपके दिमाग में वो बातें रहनी चाहिए, अगर आप सीरियस हो। अगर आपके दिमाग में वो बातें नहीं आ रही, इसका मतलब आपने सिर्फ टाइम वेस्ट करा है इस वीडियो के अंदर। सो अभिषेक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। बिल्कुल सर, आपसे मैं क्योंकि एज अ एस्पिरेंट हम हमेशा से आप और रेमो सर, आप लोग मतलब एक मेंटर की तरह हमारे साथ में रहे, और आपसे इतना लाइव इंटरेक्शन करके मेरे लिए भी एक इट इज अ बिग मूवमेंट कि आपसे मैं बात कर पाया। और आपके मतलब वाया दिस चैनल में अपनी ये सारी बात अपने फेलो एस्पिरेंट्स तक पहुंचा पाया, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है सर। सो अभी हम यहाँ पे आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, जिसमें और चीजें डिस्कस की जाएंगी, और अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी, प्रिपरेशन के लिए भी आपको मोटिवेट भी करेंगी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल की जर्नी है, वो हम अपने एंड पे जितना स्मूथ बना सके बनाने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो जितनी भी परेशानियां हो, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन अगर हमारे पास होगा तो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।